हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हमारी इकोनॉमिक्स की छठी क्लास है। तो अब तक पिछली क्लास में हम इकोनॉमिक्स के बारे में कुछ पढ़ रहे थे। हमने कुछ टॉपिक्स देखे, जैसे कि मनी सप्लाई देखा हमने। सबसे पहले हमने मनी का एवोल्यूशन देखा कि मनी होता क्या है, मनी कहाँ से स्टार्ट हुआ, बार्टर सिस्टम, फिर उसके बाद कैश, उसके बाद प्लास्टिक मनी और क्रिप्टो करेंसी जहाँ पर हम आ जाएं। फिर उसके बाद हमने देखा कि मनी सप्लाई क्या होता है, करेंसी और मनी सप्लाई में क्या डिफरेंस होता है। मनी सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था कल का, जो कि आज की क्लास में भी हमें काम आएगा। ठीक है, अब हम कल के टॉपिक से आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है मनी मल्टीप्लायर। अब देखिए मनी मल्टीप्लायर क्या होता है। सबसे पहले मनी मल्टीप्लायर, मनी मतलब धन, मल्टीप्लाई मतलब गुणक, यानी कि वो वैल्यू जो पैसे की कुछ, मतलब जो हमारे पास पैसा होता है उसका कुछ मल्टीप्लायर होता है। अब मनी मल्टीप्लायर की डेफिनेशन क्या होती है। मनी मल्टीप्लायर की डेफिनेशन होती है, इट इज द रेशियो ऑफ द स्टॉक ऑफ मनी टू द स्टॉक ऑफ हाई पावर्ड मनी। ठीक है, कल हमने देखा कि स्टॉक ऑफ मनी का क्या मतलब होता है। आपने पिछली क्लास देखी होगी तो आपने देखा होगा कि बैंक मनी कुछ बोलते हैं जिसको हम कमर्शियल बैंक मनी बोलते हैं। अब कमर्शियल बैंक मनी किसको बोलते हैं, हम उस मनी को कमर्शियल बैंक मनी बोलते हैं जो कि सेंट्रल बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए हुए पैसे को उधार देकर और उसको जमा करने की साइकिल में जो मनी क्रिएट होती है, यानी कि जो क्रेडिट उधार वाली साइकिल की वजह से जो मनी क्रिएट होती है उसको हम बोलते हैं टोटल स्टॉक ऑफ मनी। ठीक है, और थ्रू द स्टॉक ऑफ हाई पावर्ड मनी। हाई पावर्ड मनी हमने क्या देखा था, हाई पावर्ड मनी हमने देखा था उसको बोलते हैं M0। कल हमने मनी सप्लाई के कुछ वो देखे थे, मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, उसमें हमने M0 देखा था। M0 होता है हाई पावर्ड मनी, यानी कि जो टोटल हाई पावर्ड मनी। अब हाई पावर्ड मनी एक दूसरे टर्म्स में हम किसको बोल सकते हैं कि रिजर्व बैंक के जो टोटल एसेट्स होते हैं, यानी कि जो टोटल करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस टोटल डिपॉजिट्स विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फ्रॉम मिसलेनियस डिपॉजिट्स with Reserve Bank of India from commercial banks and external governments और external जो organizations है जैसे कि IMF, वर्ल्ड बैंक, इन सब के जो वो होते हैं, क्या बोलते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जो अकाउंट्स होते हैं उनमें जो डिपॉजिट्स होते हैं उनको हम हाई पावर्ड मनी बोलते हैं, इन सबको मिला के। ठीक है, तो जो टोटल हाई पावर्ड मनी है उसकी वजह से ही जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो नई करेंसी इशू करता है, यानी कि नया पैसा मार्केट में हाई पावर्ड मनी की वजह से ही आता है। अब जब हाई पावर्ड मनी की वजह से जो पैसा आता है मार्केट में, उससे टोटल मनी कितना क्रिएट हो सकता है, इसको हम मनी मल्टीप्लाई, इन दोनों के रेशियो को हम मनी मल्टीप्लायर बोलते हैं। ठीक है, इट डिटरमिन्स द फैक्टर बाय विच द मनी स्टॉक चेंजेस विद चेंज इन द मॉनेटरी बेस। देखिए जो M0 होता है जिसको हम हाई पावर्ड मनी बोलते हैं उसको हम मॉनेटरी बेस भी बोलते हैं। उसको मॉनेटरी बेस क्यों बोलते हैं, क्योंकि वही हमारी इकोनॉमी में टोटल एसेट्स हैं। उसके बाद जो भी क्रिएट हो रहा है वो सिर्फ एक फिक्शन है, यानी कि पैसा एक फिक्शन है। ठीक है, फिक्शन यानी कि सिर्फ एक कहानी है, एक धोखा है, छलावा है। ठीक है, जो एक्चुअल मॉनेटरी बेस है वो सिर्फ M0 है। ठीक है, तो अब जैसे इसका मतलब क्या है, अब मनी मल्टीप्लायर का इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं हम इसको, क्यों जानना चाहते हैं हम मनी मल्टीप्लायर, यानी कि 1 रुपए से हम कितना, 1 रुपए रिजर्व बैंक मनी या सेंट्रल बैंक मनी से हम टोटल कितना पैसा क्रिएट कर सकते हैं, ये हम क्यों जानना चाहते हैं। ये हम इसलिए जानना चाहते हैं क्योंकि जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1 रुपया मार्केट में ज्यादा डालेगा तो हमें यह पता होना चाहिए कि मनी सप्लाई कितना बढ़ेगा। क्योंकि अगर ऐसा हो कि 1 रुपया ज्यादा डालने से 1000 रुपए का मनी सप्लाई बढ़ रहा है तो रिजर्व बैंक को उस चीज को बैलेंस करके ही वो पैसा मार्केट में डालना पड़ेगा। क्योंकि अगर मनी सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ गया तो हमने क्या देखा था, मनी सप्लाई से इन्फ्लेशन आता है, मनी सप्लाई हाई होने से इन्फ्लेशन आता है, महंगाई आती है, मनी सप्लाई कम होने से इन्फ्लेशन कम होता है। तो इन चीजों को मैनेज करने के लिए, इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए, यानी कि रिजर्व बैंक को यह पता हो कि कितनी मनी सप्लाई कम करने के लिए हमें कितना मॉनेटरी बेस घटाना पड़ेगा और कितना मॉनेटरी बेस बढ़ाना पड़ेगा, इसको जानने के लिए हमें मनी मल्टीप्लायर को जानने की जरूरत होती है। ठीक है, तो इसकी एक और डेफिनेशन क्या है, ये क्या मेजर करता है, इट मेजर्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बैंक मनी दैट कैन बी क्रिएटेड गिवन यूनिट ऑफ सेंट्रल बैंक मनी, यानी कि मैक्सिमम अमाउंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं हर डेफिनेशन में आपको हमेशा बताता हूं, उन चीजों को हमेशा ध्यान रखना। मैक्सिमम अमाउंट यानी कि ये मैक्सिमम अमाउंट उस पैसे की बात करता है जो मैक्सिमम अमाउंट क्रिएट हो सकता है बाय गिवन यूनिट ऑफ सेंट्रल बैंक मनी, यानी कि 1 रुपए से मैक्सिमम अमाउंट, 1 रुपया अगर रिजर्व बैंक जारी करे तो उससे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी कितना मल्टीप्लाई हो सकता है इकोनॉमी में, यानी कि मनी सप्लाई कितना बढ़ सकता है, इसको हम बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर। ठीक है,
अब मनी सप्लाई के डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, यानी कि जो मनी मल्टीप्लायर हमने देखा, मनी मल्टीप्लायर की वजह से मनी सप्लाई ऊपर नीचे होता है, हमने देखा मनी सप्लाई को ऊपर नीचे करने के लिए हम मनी मल्टीप्लायर की हेल्प लेते हैं, ठीक है। तो अब डिटर्मिनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई होता क्या है, यानी कि मनी सप्लाई किन किन चीज़ों से डिटरमाइन होती है, किन किन चीज़ों की सहायता से हम मनी सप्लाई को भांप सकते हैं, हम कैसे जान सकते हैं कि मनी सप्लाई कितना घटेगा या कितना बढ़ेगा। तो सबसे पहले हमारे पास है CDR, जिसको हम बोलते हैं करेंसी डिपॉजिट रेशियो। ये फुल फॉर्म्स इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जा सकती हैं, तो ध्यान रखिएगा इनको, ठीक है। CDR होता है करेंसी डिपॉजिट रेशियो, यानी कि करेंसी टू डिपॉजिट्स। करेंसी क्या होती है, कैश, कैश इन हैंड, यानी कि लोगों के हाथ में कितना पैसा है, टू रेशियो किसके साथ, डिपॉजिट्स, यानी कि बैंकों में कितना डिपॉजिट है, यानी कि ये रेशियो होता है ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक इन करेंसी। पब्लिक इन करेंसी यानी कि लोगों के हाथ में मुद्रा कितनी है, मुद्रा यानी कि पैसा, हार्ड कैश, हार्ड कैश लोगों के हाथ में कितना है, टू दैट दे होल्ड इन बैंक डिपॉजिट्स, यानी कि बैंक डिपॉजिट्स रेशियो टोटल करेंसी हेल्ड इन पब्लिक हैंड्स, इसको हम बोलते हैं CDR, करेंसी डिपॉजिट रेशियो, ठीक है। अब CDR की इंपॉर्टेंस क्या है, CDR को हम आसान शब्दों में समझें तो CDR वो चीज होती है कि इससे हमें यह पता चलता है कि लोग बैंकों पर कितना भरोसा करते हैं, और लोगों के पास अगर कुल पैसा है तो उसमें से कितना पैसा लोग बैंकों में जमा करवाना पसंद करते हैं, ठीक है। देखिए, अगर आपकी 100 रुपए इनकम है, उसमें से आपने 50 रुपए अपने इधर उधर के खर्चों के लिए खर्च कर लिए, ठीक है। 50 रुपए आपके पास एक्स्ट्रा इनकम है जिसको आप सेव करते हैं, आपकी सेविंग से 50 रुपए। अब ऐसा नहीं है कि आप वो सारे 50 के 50 रुपए आप बैंक के अंदर डालेंगे, आप कभी वो 50 रुपए बैंक के अंदर नहीं डालेंगे, क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशंस होती है, बैंक 24 घंटे ऑपरेट नहीं करते हैं। अभी तो चलो UPI आ गया जो 24 घंटे चलता है, लेकिन पहले बैंक 24 घंटे ऑपरेट नहीं करते थे। तो जब बैंक 24 घंटे ऑपरेट नहीं करते तो आपको कुछ पैसा अपनी कंटिजेंसी यानी कि इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए बचा के रखना पड़ता है, ठीक है। और लोग बैंकों पर भरोसा भी, पहले बैंकिंग सिस्टम पर भरोसा भी कम होता था, लोग चाहते थे कि पैसा घर पे रहे, कैश कैश रखना प्रेफर करते थे, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कि इसको CDR से मेजर करते हैं, यानी कि बैंकिंग सिस्टम में लोग कितना पैसा डालते हैं, यानी कि कितना डिपॉजिट करना लोग पसंद करते हैं उनकी टोटल सेविंग्स में से, ठीक है। ये एक बिहेवियरल पैरामीटर है, बिहेवियरल यानी कि ये उनके व्यवहार को नापता है, यानी कि ये कोई मतलब CDR एक लोगों के व्यवहार को नापता है, यानी कि लोगों का ये क्वालिटेटिव पैरामीटर है, इसमें लोगों का भरोसा देखा जाता है कि बैंकिंग सिस्टम पर लोगों का कितना भरोसा है। जैसे जैसे लोगों का बैंकिंग सिस्टम पर भरोसा बढ़ेगा, लोगों के पास बैंकिंग सिस्टम की पहुंच बढ़ेगी, वैसे वैसे CDR बढ़ेगा। और एक अच्छा CDR होना किसी देश की इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि एक अच्छा CDR होगा, जैसे हमने लास्ट क्लास में जब हम मनी सप्लाई पढ़ रहे थे तब हमने देखा था कि जैसे जैसे डिपॉजिट्स बढ़ेंगे, सॉरी, हमने पिछली क्लास में देखा था कि जैसे जैसे डिपॉजिट्स बढ़ेंगे, डिपॉजिट्स जैसे जैसे इंक्रीज होंगे, वैसे ही वैसे हमारे पास जो क्रेडिट है, यानी कि जो हम उधार दे सकते हैं, वो पैसा भी बैंकों के पास बढ़ेगा। और जैसे जैसे क्रेडिट बढ़ेगा वैसे वैसे इकोनॉमी में गति आएगी। अब इकोनॉमी में गति क्रेडिट बढ़ने से कैसे आएगी कि कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट होगा, उसको इंडस्ट्रीज लगानी होंगी, उसके लिए उसे पैसा चाहिए होगा, तो वो बैंकों के पास जाएगा, वहां से उसे उधार मिलेगा यानी कि क्रेडिट मिलेगा। और वो क्रेडिट कहां से आता है, लोगों के डिपॉजिट से आता है, ठीक है। इसलिए CDR इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हमें यह पता चलता है कि टोटल करेंसी की के डिपॉजिट्स के साथ क्या रेशियो है, ठीक है। फिर अगला हमारे पास इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, उसको हम बोलते हैं RDR, इसको हम बोलते हैं रिजर्व डिपॉजिट रेशियो, ठीक है। अब फिर से हम देखते हैं रिजर्व, रिजर्व मतलब जो बैंक अपने पास रिजर्व रख लेता है, यानी कि अगर आप बैंक में 100 रुपए जमा कराने गए, ठीक है, तो बैंक वो 100 के 100 रुपए किसी को लोन में नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि कल को क्या पता आपको 10 रुपए की जरूरत पड़ जाए, आपको नहीं किसी और को 10 रुपए की जरूरत पड़ जाए, तो वो बैंकों से पैसा वापस मांगने आएगा। तो बैंक के पास कुछ तो होना चाहिए कि वो आपको एक आपकी इमरजेंसी सिचुएशन में आपको वो पैसा दे सके, थोड़ा सा पैसा आपका लौटा सके, ठीक है। तो उसके लिए बैंक से एक रिजर्व रखते हैं, उस रिजर्व का डिपॉजिट्स के साथ क्या रेशियो होता है उसी को हम RDR बोलते हैं। डिपॉजिट्स यानी कि बैंकों में कुल जमा धनराशि का रिजर्व के साथ क्या रेशियो होता है उसको हम रिजर्व डिपॉजिट रेशियो बोलते हैं, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या है, द प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल डिपॉजिट्स कमर्शियल बैंक्स कीप एज रिजर्व्स, यानी कि टोटल डिपॉजिट्स कुल जमा का कमर्शियल बैंक्स कितना प्रतिशत हिस्सा रिजर्व में रखते हैं, ठीक है, उसको हम रिजर्व डिपॉजिट रेशियो बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए रिजर्व डिपॉजिट रेशियो जो है वो दो तरह के होते हैं, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको हम आगे जब मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ेंगे
इससे अगला टॉपिक हम मॉनेटरी पॉलिसी ही पढ़ेंगे, इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन के बाद हम पढ़ेंगे मॉनेटरी पॉलिसी। तो जब हम मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ेंगे तो हमें ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़नी है, इसलिए हम बस यहां इनकी जल्दी जल्दी डेफिनेशन देख के खत्म करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला पैरामीटर हमारे पास क्या है, सीआरआर है। इसको हम बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। देखिए, जो वर्ड्स होते हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी डेफिनेशन में, किसी भी फुल फॉर्म में। आपको वर्ड्स पर जरूर ध्यान देना है, क्योंकि वो आपके आधी से ज्यादा प्रॉब्लम सोल्व कर देंगे। यहां पर वर्ड क्या है, कैश। कैश यानी कि हार्ड कैश, धनराशि, ठीक है। तो सीआरआर क्या है, सीआरआर इज द फ्रैक्शन ऑफ डिपॉजिट्स दैट द बैंक्स मस्ट कीप विद आरबीआई इन फॉर्म ऑफ कैश। अगर आप सिर्फ ये फुल फॉर्म याद रख लें तो आप हमेशा कभी ये नहीं भूलेंगे कि जो सीआरआर है वो बैंकों को रिजर्व बैंक के पास रखना होता है, और किस फॉर्म में रखना होता है, ओनली इन कैश। यानी कि अगर कोई बैंक जाके कहे कि भाई मुझे अपना सीआरआर के तौर पर गोल्ड रखना है, तो रिजर्व बैंक कहेगा नहीं, आप सिर्फ कैश ही रख सकते हो। यानी कि ये बहुत लिक्विड अमाउंट होता है और ये रिजर्व बैंक के पास रखना होता है, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं सीआरआर के साथ, ठीक है। सीआरआर इज द फ्रैक्शन ऑफ डिपॉजिट्स दैट द बैंक्स मस्ट कीप विद आरबीआई इन फॉर्म ऑफ कैश। यानी कि आरबीआई के पास जमा करवाना होता है, और किस फॉर्म में रखना होता है, कैश, ठीक है, ध्यान रहेगा। अगला हमारे पास है एसएलआर। एसएलआर की फुल फॉर्म होती है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। यानी कि यहां पर इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, लिक्विडिटी, ठीक है। हमने लास्ट से लास्ट क्लास, या पता नहीं, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, हमने किसी क्लास में पढ़ा था कि लिक्विडिटी क्या होती है। लिक्विडिटी किसी चीज की तरलता क्या होती है कि भाई उस चीज की हम कितने जल्दी उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, और उससे हम कितना जल्दी कोई भी सर्विस या गुड बाई कर सकते हैं, ठीक है। या फिर वो कितनी ज्यादा एप्लीकेबल है, कितने ज्यादा इजी टू यूज है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। तो सबसे ज्यादा लिक्विड एसेट हमने क्या देखा था, कैश। तो सीआरआर तो सबसे ज्यादा लिक्विड होता है, ठीक है। इसके बाद जो लिक्विड एसेट्स होते हैं, बैंकों को कुछ पैसा उन लिक्विड एसेट्स में इन्वेस्ट करके अपने पास रखना होता है। अब इसका मतलब क्या है, देखो, लिक्विड एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो तुरंत कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि जल्दी से जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो सीआरआर तो कैश है ही बैंकों के पास, ठीक है। कोई आपसे पैसा मांगने आया तो आपने सबसे पहले अपने सीआरआर में से कुछ पैसा लोगों को दे दिया, ठीक है। अब आपके पास कैश खत्म हो गया है, कैश खत्म हो गया है, तो फिर भी लोगों के पास, लेकिन फिर भी समस्या कुछ ऐसी है कि बैंक के पास लोग पैसा मांगने बार बार आ रहे हैं, ठीक है। तो अब बैंक अपना पैसा कहां से लाएंगे, उन्होंने एसएलआर में जो लिक्विड एसेट्स रखे हैं, लिक्विड एसेट्स यानी कि वो एसेट्स जो जल्दी से कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, उनको मार्केट में बेच के उनसे कैश लेके आएंगे और वो आपको देंगे, ठीक है। तो एसएलआर की डेफिनेशन क्या होती है, एसएलआर इज द फ्रैक्शन ऑफ फंड्स दैट द बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू कीप विद देमसेल्व्स। यानी कि यहां आरबीआई के पास नहीं जमा कराना होता, यहां खुद के पास रखना होता है, इन द फॉर्म ऑफ स्पेसिफाइड लिक्विड एसेट्स। यानी कि कुछ लिक्विड एसेट्स हैं जो स्पेसिफाइड हैं, जो रिजर्व बैंक ने स्पेसिफाई किए हैं कि यही हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स हैं, इन्हीं में आपको अपना पैसा एसएलआर की फॉर्म में रखना है। वो हम क्या क्या है, वो हम जब मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ेंगे, सीआरआर एसएलआर को डिटेल में पढ़ेंगे तब देखेंगे, ठीक है। अभी हमारे पास अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर मॉनेटरी पॉलिसी पूरी डिपेंडेंट है। यानी कि हमारे देश की जो मॉनेटरी पॉलिसी है, जो पैसे की पॉलिसी है, जो रिजर्व बैंक जो भी काम करता है, वो किस पैरामीटर को कंसीडर करके करता है, वो इन्फ्लेशन को कंसीडर करके काम करता है। इन्फ्लेशन क्या होता है, देखिए जनरल टर्म्स में आप सभी को पता होगा कि इन्फ्लेशन हम बोलते हैं महंगाई, ठीक है, और इसे हम टेक्निकल टर्म्स में हम बोलते हैं मुद्रास्फीति। ठीक है, अब आप सभी जानते होंगे कि स्फीति, स्खलन, ये चीजें किस चीज की वो होती हैं। इसका मतलब हमारे पास हिंदी में क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं हिमस्खलन, यानी कि बर्फ का फिसल जाना, ठीक है। तो मुद्रा का फिसल जाना यानी कि मुद्रा की वैल्यू कम हो जाना किसी भी एसेट के कंपैरिजन में, यानी कि किसी भी वस्तु के कंपैरिजन में मुद्रा की वैल्यू का कम हो जाना, ठीक है। अब देखिए, सपोज कीजिए ये जो मार्कर है, ये मार्कर 10 रुपए का आता है, ठीक है। अब कल ये मार्कर 12 रुपए का हो जाए, ठीक है, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि इस मार्कर की कीमत बढ़ गई है ना। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि रुपए की कीमत घट गई है, एक मार्कर के कंपैरिजन में रुपए की कीमत घट गई है। कैसे, पहले एक मार्कर में 10 रुपए आते थे, अब एक मार्कर में 12 रुपए आते हैं, यानी कि रुपए की कीमत घट गई है ना। मार्कर तो एक ही है, लेकिन पहले इस एक के बदले सिर्फ 10 मिलते थे, अब 12 मिलने लग गए।
तो यानी कि रुपए की कीमत घट गई है, यानी कि मुद्रास्फीति, मुद्रा यानी कि रुपया कैश, स्फीति मतलब उसकी कीमत का घटना, इसको हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। ठीक है, अब इन्फ्लेशन को हम जनरली किस सेंस में समझते हैं, इट इज अंडरस्टूड एज द इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं इस डेफिनेशन में, इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। यानी कि इन्फ्लेशन सबसे पहली बात तो इंक्रीज इन प्राइसेस होता है, यानी कि कीमत में इजाफा होता है, किसी भी वस्तुओं और सेवाओं की मूल्य में जो वृद्धि होती है, जो कीमतें बढ़ती हैं, उसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। ठीक है, और इसमें दूसरा पैरामीटर होता है टाइम का, यानी कि इन्फ्लेशन को हम टाइम के हिसाब से मेजर करते हैं, यानी कि एक साल में कितना इन्फ्लेशन हुआ, एक महीने में कितना इन्फ्लेशन हुआ, एक दिन में कितना इन्फ्लेशन हुआ। यानी कि अगर हम सिर्फ बोले कि इन्फ्लेशन 12% है तो इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसका मतलब तब है कि इन्फ्लेशन पिछले साल की तुलना में 12% है, यानी कि पिछले एक साल में 12% चीजों की कीमतें बढ़ी हैं। यानी कि टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, टाइम के बिना अगर हम इन्फ्लेशन की कोई भी वैल्यू लेते हैं वो यूजलेस है। यानी कि इन्फ्लेशन को हमेशा समय के हिसाब से मापा जाता है, या तो साल या महीना या दिन या हफ्ता, किसी भी टाइम की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं हम, लेकिन टाइम की वैल्यू हमें लेनी पड़ेगी, तभी हम इन्फ्लेशन को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या होता है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन का फॉर्मूला है डायरेक्ट, आपको ये याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। रेट ऑफ इन्फ्लेशन का फॉर्मूला है प्राइस लेवल इन करंट ईयर, यानी कि अभी जो प्राइस लेवल है, ये ईयर ऑन ईयर में बात कर रहा हूं, यानी कि पीरियड ऑफ टाइम की बात थी ना, तो यहां हम एक साल की बात कर रहे हैं, यानी कि इसको हम बोलते हैं ईयर ऑन ईयर, यानी साल दर साल, साल दर साल कितना मुद्रास्फीति हुई, कितना इन्फ्लेशन हुआ। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि पिछले साल की तुलना में इस साल कितना इन्फ्लेशन हुआ। ठीक है, तो प्राइस लेवल इन करंट ईयर, यानी कि अभी जो किसी चीज की कीमत है। ठीक है, प्राइस लेवल इन प्रीवियस ईयर, यानी कि पिछले साल किसी चीज की जो कीमत थी। ठीक है, इनटू 100 अपॉन प्राइस लेवल इन प्रीवियस ईयर, यानी कि पिछले साल किसी चीज को जो कीमत थी, जो प्राइस बढ़ा, ये प्राइस लेवल इन करंट ईयर माइनस प्राइस लेवल इन प्रीवियस ईयर, ये क्या हो गया, इंक्रीज इन प्राइस। इंक्रीज इन प्राइस अपॉन प्राइस इन प्रीवियस ईयर इनटू 100, यानी कि प्राइस में जो वृद्धि हुई है, मूल्य में जो कीमत में जो वृद्धि हुई है, वो अपॉन पिछले साल जो प्राइस था उससे हम उसको भाग करेंगे और फिर 100 से गुणा करेंगे, तो हमारे पास रेट ऑफ इन्फ्लेशन आ जाएगा। यानी कि मुद्रास्फीति की दर हम कैसे मापते हैं, इस फॉर्मूले से मापते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन होते हैं। ठीक है, ये वाले इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगली स्लाइड में हम दो टाइप के और इन्फ्लेशन देखेंगे, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनको आप जल्दी जल्दी देख लीजिए, हो सकता है कभी कभी एसएससी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेती है आउट ऑफ द ब्लू, कहीं से भी आके क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, तो उस टाइप के क्वेश्चंस में आपको ये काम आएंगे। तो ये किस चीज के ऊपर बेस्ड है, ये टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन है, यानी इन्फ्लेशन के प्रकार बेस्ड ऑन द पेस ऑफ चेंज, यानी कि बदलाव कितना जल्दी जल्दी हो रहा है, यानी कि इन्फ्लेशन कितना ज्यादा है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन कितना है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारे पास है क्रीपिंग इन्फ्लेशन। ठीक है, तो क्रीपिंग इन्फ्लेशन होता है हमारे पास स्लो एंड ग्रेजुअल, यानी कि क्रीप करने का मतलब क्या होता है, धीरे धीरे घिसट घिसट के आगे बढ़ना। ठीक है, तो क्रीपिंग इन्फ्लेशन होता है ना, वो धीरे धीरे होता है और ग्रेजुअल होता है, यानी कि धीरे धीरे चलता है, स्लो होता है। ठीक है, तो ये एक इकोनॉमी के लिए गुड माना जाता है, यानी कि इसको हम यहाँ पर स्टार लगा देते हैं, ये किसी इकोनॉमी के लिए अच्छा माना जाता है, यानी कि क्रीपिंग इन्फ्लेशन किसी इकोनॉमी में होगा तो उसे हम अच्छा मानते हैं। ठीक है, फिर दूसरा है ट्रोटिंग इन्फ्लेशन। ट्रोटिंग इन्फ्लेशन होता है कि ट्रोट करना मतलब तेज तेज चलना, ट्रोटिंग इंग्लिश का वर्ड है जिसका मतलब होता है तेज तेज चलना, यानी कि ब्रिस्क वॉकिंग, जल्दी जल्दी चलना। ठीक है, तो इसको हम ये कब ट्रोटिंग इन्फ्लेशन हम कब काउंट करते हैं, ट्रोटिंग इन्फ्लेशन हम काउंट करते हैं इन्फ्लेशन ग्रेटर देन 4%, यानी कि जब रेट ऑफ इन्फ्लेशन 4% से ज्यादा हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं ट्रोटिंग इन्फ्लेशन। ठीक है, फिर उसके बाद होता है गैलोपिंग। गैलोपिंग क्या होता है, जब घोड़ा दौड़ता है तो उसको गैलप करना बोलते हैं, हॉर्स रनिंग इज कॉल्ड गैलपिंग। तो यहां पर आपकी इंग्लिश की भी प्रिपरेशन हो रही है, वोकैब तैयार हो रही है ना आप लोगों की। तो गैलोपिंग इन्फ्लेशन हम उसको बोलते हैं, यानी कि जब इन्फ्लेशन बहुत तेज गति से चल रहा हो, इन्फ्लेशन ग्रेटर देन 20%, यानी कि 20% की भी रेट से ज्यादा जब इन्फ्लेशन हो किसी इकोनॉमी में, तो उसको हम गैलोपिंग इन्फ्लेशन बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अगली स्टेज आती है हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है, हाइपर इन्फ्लेशन में ये होता है कि सडन एंड एक्सेसिव राइज इन जनरल प्राइस लेवल, यानी कि इसमें गैलोपिंग इन्फ्लेशन ग्रेटर देन 20% होता है। ठीक है, लेकिन हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है, हाइपर इन्फ्लेशन में तुरंत, यानी कि रातों रात किसी चीज की कीमत में वृद्धि हो जाती है। जैसे अभी अभी टमाटर की कीमत में तुरंत वृद्धि हो गई थी रातों रात, यानी कि 2-3 दिन में हमने देखा कि टमाटर की कीमत 30 रुपए से लेकर 150 रुपए तक पहुंच गई थी। ठीक है, तो यानी कि टमाटर की कीमतों में हाइपर इन्फ्लेशन आया था। ठीक है, अगला हम देखते हैं
तो दो टाइप के इन्फ्लेशन और होते हैं जो कि किस चीज के बेसिस पर हम डिफरेंशिएट करते हैं, मिसमैच ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, यानी कि मांग और आपूर्ति के बीच में जो मिसमैच होता है, ठीक है, उसके बेसिस पे हम इन्फ्लेशन को दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला एक तरफ हमारे पास है डिमांड पुल इन्फ्लेशन और दूसरी तरफ हमारे पास है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ठीक है। डिमांड पुल यानी कि डिमांड किसी चीज की इतनी ज्यादा है कि वो उसकी कीमतों को ऊपर खींच रही है, इसको हम बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसको कैसे समझेंगे हम कि डिमांड इज हाई एंड सप्लाई इज लो, यानी कि जब इकोनॉमी में किसी चीज की डिमांड ज्यादा है और उसकी सप्लाई कम है तो उसको हम बोलते हैं, उसकी वजह से जो उनकी कीमत बढ़ती है उसको हम बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ठीक है। इसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, इंक्रीज इन मनी सप्लाई, हमने देखा कि जब मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, यानी कि इस फोन को खरीदने के लिए हम सपोज करें कि पहले मार्केट में इस फोन को खरीदने के लिए 100 रुपए अवेलेबल थे, यानी कि एक इंसान, आप समझ लीजिए आप ही पूरी मार्केट है, ठीक है। आपकी जेब में पहले 100 रुपए थे इस फोन को खरीदने के लिए, तो आप 100 रुपए से ज्यादा पे नहीं कर सकते इस फोन को खरीदने के लिए। लेकिन तभी एक बंदा और आ जाता है और उसकी जेब में 150 रुपए है और फोन मार्केट में फिर भी एक ही है। अब इस चीज की डिमांड बढ़ गई है, इसकी सप्लाई सेम है, तो जब इसकी डिमांड बढ़ गई है और इसकी सप्लाई सेम है और खरीदने वाले ज्यादा हो गए तो इसकी डिमांड बढ़ गई है, यानी कि इसको खरीदने के लिए पैसा ज्यादा आ गया है मार्केट में। तो इसको खरीदने के लिए जब पैसा मार्केट में ज्यादा आ जाएगा तो इंक्रीज इन मनी सप्लाई की वजह से भी डिमांड पुल इन्फ्लेशन आ सकता है, ठीक है। इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ये हम देखेंगे कैसे होता है आगे, जब हम फिस्कल पॉलिसी पढ़ेंगे तब हम देखेंगे। उसके बाद रैपिड ओवरसीज ग्रोथ, यानी कि विदेशों में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, तो अब विदेशों में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, तो जब विदेशों में ग्रोथ होगी तो विदेशों में डिमांड बढ़ेगी, विदेशों में डिमांड बढ़ेगी तो इंडिया से एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे, और जब इंडिया से एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे तो यहां पर भी डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो जाएगा, क्योंकि ओवरऑल डिमांड तो बढ़ी गई ना, भले ही एक्सपोर्ट की टर्म्स में बढ़ी हो, ठीक है। फिर उसके बाद है डेप्रिसिएशन ऑफ लोकल एक्सचेंज रेट, जब लोकल एक्सचेंज रेट गिरता है, ये मैं आपको जनरली बता रहा हूं, जब हम एक्सचेंज रेट वाला चैप्टर पढ़ेंगे, जब हम एक्सचेंज रेट्स पढ़ेंगे तब हम इस चीज को और अच्छे से देखेंगे। लेकिन अभी के लिए आप ये याद रख लो कि जब भी हमारा एक्सचेंज रेट गिरता है, यानी कि रुपए की कीमत गिरती है, तो हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं और इंपोर्ट्स घटते हैं। तो जब एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे तो इसका मतलब इंडिया का माल विदेशों में ज्यादा जा रहा है, और इंडिया का माल अगर विदेशों में ज्यादा जा रहा है, विदेशों में इंडिया के माल की मांग बढ़ रही है तो डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई उतनी ही है, तो इसलिए मिसमैच हो जाता है और इसकी वजह से डिमांड पुल इन्फ्लेशन आता है, ठीक है। दूसरा हमारे पास है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, यानी कि कॉस्ट मतलब किसी चीज को बनाने के लिए हमें ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। सोचिए एक ब्रेड बनाने वाला है, उसका 1 रुपया प्रॉफिट मार्जिन है, ठीक है, और 9 रुपए वो ब्रेड बनाता है, 9 रुपए में 9 रुपए उसकी कीमत है, यानी कि 9 रुपए में वो मशीन लगाता है, मजदूरों को पैसा देता है और गेहूं खरीद के लाता है, तो ये उसकी टोटल लागत 9 रुपए है, 1 रुपया उसका प्रॉफिट है, तो वो 10 रुपए में आपको ब्रेड बेच रहा है, ठीक है। लेकिन कल को ऐसा हो जाए कि गेहूं की कीमतें बढ़ जाएं और उसका टोटल कॉस्ट ही 10 रुपए हो जाए ब्रेड बनाने का। अब ब्रेड बनाने का जब टोटल कॉस्ट ही 10 रुपए हो गया तो वो अपना एक प्रॉफिट मार्जिन ऐड करेगा इसमें +1, यानी कि अब उसकी कीमत हो जाएगी 11 रुपए, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, यानी कि किसी चीज को हमारा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वही बढ़ गया है, इसलिए हमारे पास इस कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो गया है मार्केट में, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि डिमांड स्टेज द सेम, डिमांड तो सेम रहेगी, इधर क्या हुआ था, डिमांड बढ़ गई थी इसलिए इन्फ्लेशन हुआ था, ठीक है। यहां क्या हो रहा है, डिमांड स्टेज द सेम, यानी कि डिमांड बिल्कुल सेम है, डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रहा, बट ड्यू टू इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ इनपुट्स इन द प्रोडक्शन, यानी कि जो कॉस्ट ऑफ इनपुट्स है, यानी कि प्रोडक्शन करने के लिए हमें जो जो चीजें इनपुट करनी पड़ती हैं, जो जो चीजें अंदर डालनी पड़ती हैं, उनके कॉस्ट में वृद्धि हो गई है, यानी कि उनकी कीमतें बढ़ गई हैं, इसलिए जो इन्फ्लेशन आता है उसको कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बोलते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि जब भी पेट्रोलियम के पेट्रोल डीजल इन सब चीज़ों के दाम बढ़ते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ते हैं, तो हमारी बोलते हैं कि हमारी मार्केट में इन्फ्लेशन आएगा, अभी हमारी कीमतें बढ़ जाएंगी, महंगाई आएगी। तो इसका रीज़न क्या होता है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता है, क्योंकि जो तेल है, कच्चा तेल यानी कि डीजल, पेट्रोल, सीएनजी, कच्चे तेल से ही बनती हैं ये सब चीजें, तो कच्चे तेल की वजह से जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं उन सब की कीमतें बढ़ जाएंगी, और जब डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ जाएगा तो चीजों को ट्रांसपोर्ट करने का दाम बढ़ जाएगा, बिजली के दाम बढ़ जाएंगे, तो ये जो बेसिक पावर नीड्स हैं उनके दाम जब बढ़ जाएंगे तो यानी कि जो इनपुट है, अब मशीन को चलाने के लिए उसमें तेल डालना पड़ता है, अब तेल डालने की कीमत बढ़ गई तो उसकी वजह से जो इन्फ्लेशन आता है उसको कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बोलते हैं, ठीक है। इसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, इंक्रीज इन वेजेस, यानी कि वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी, उन्होंने बोला कि हम 10 रुपए में काम नहीं करेंगे, हमें 15 रुपए चाहिए, तो ये उनकी
वेजेस में वृद्धि होगी, ठीक है। इंक्रीज इन प्रॉफिट मार्जिन ऑफ फर्म्स, यानी कि कंपनियां कहें कि अब हम एक रुपए की बजाय 2 रुपए प्रॉफिट कमाएंगे, ठीक है। इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ रॉ मटेरियल्स, हमने देखा कि रॉ मटेरियल्स की कीमत में जब वृद्धि होगी तो उसकी वजह से कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आएगा, ठीक है। अब देखिए हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं, आपको अच्छे से याद रहेगा, आप जब भी कभी आपको समस्या हो आप ये स्लाइड ही ध्यान कर लेना, ठीक है। यहां पर हमारे पास मार्केट है, इस मार्केट में ये सब्जी बेचने वाला है, यहाँ ये सब्जी बेचने वाला है, ठीक है। और यहाँ पर इस मार्केट में सिर्फ एक ही बायर है, यानी कि डिमांड इसकी लिमिटेड है, ठीक है। तो अब जब इसकी डिमांड लिमिटेड है इस चीज़ की, टमाटर की डिमांड आप सपोज कीजिए जब तक लिमिटेड थी तब तक इसकी कीमत 10 रुपये चल रही थी, ठीक है। ये 10 रुपये पे करने को तैयार था और इसको 10 रुपये पर बेचना पड़ता, ठीक है। अब अगली सिचुएशन आप सोचिए कि इसी टमाटर को खरीदने के लिए 3 बायर हो गए, ठीक है। पहला बायर 10 रुपये पे करने को तैयार है, लेकिन तभी दूसरा बायर आता है, वो कहता है कि भाई 10 रुपये में आप इसको मत बेचो, मैं आपको 11 रुपये देने को तैयार हूं। फिर तीसरा बायर आता है, वो आकर कहता है कि मैं आपको 13 रुपये देने को तैयार हूं। यानी कि जब डिमांड बढ़ती है तो हम जनरली इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं कि जब डिमांड बढ़ती है तो लोग एक तरह से कंपीट करने लग जाते हैं लिमिटेड गुड्स के लिए। तो जब कंपटीशन बढ़ता है तो इस वजह से उन चीजों की कीमत बढ़ जाती है, और इसी को हम बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन, यानी कि जो मांग है वो महंगाई को अपनी तरफ खींच रही है, पुल करके उसको बढ़ा रही है, ठीक है। दूसरा हमने देखा था कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ठीक है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या था कि आप सोचिए टमाटर की कीमतें अब बढ़ गई, भले ही डिमांड की वजह से बढ़ी हो, जैसे भी बढ़ी हो, लेकिन अब तो बढ़ गई टमाटर की कीमतें। अब जब आप रेड सॉस पास्ता खाने किसी होटल में जाओगे, रेस्टोरेंट में जाओगे, तो रेड सॉस पास्ता के लिए आपको टमाटर चाहिए। अब टमाटर इसके लिए इनपुट है, ठीक है। पहले टमाटर आ रहा था 10 रुपए किलो, अब आ रहा है 12 रुपए किलो, यानी कि रेड सॉस पास्ता को बनाने की कीमत अब बढ़ गई। तो पहले जो आपको पास्ता 100 रुपए का मिल रहा था वो अब आपको 120 रुपए का मिलेगा, क्योंकि इसमें जो इनपुट गया है उसकी कीमत बढ़ गई है। तो अब 100 रुपए में जो रेस्टोरेंट है वो प्रॉफिटेबल नहीं है, यानी कि 100 रुपए में वो पास्ता बेच के वो प्रॉफिट नहीं कमा पा रहा, तो इसलिए उसे मजबूरी में ये पास्ता 120 रुपए का बेचना पड़ रहा है। इस चीज को हम बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, यानी कि जो चीजों की कीमत में जो वृद्धि हुई है उसकी वजह से जो पुश लग रहा है उससे महंगाई मार्केट में आ रही है, ठीक है। अब देखिए एक मिसलेनियस टॉपिक है इन्फ्लेशन से रिलेटेड, जिसे हम बोलते हैं फिलिप्स कर्व। फिलिप्स कर्व बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मिसलेनियस है वैसे तो, छोटा सा टॉपिक है, एक ही स्लाइड में लिमिटेड है, लेकिन इससे कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। यूपीएससी, एसएससी, सीजीएलबी, सीएचएसएलबी, हर जगह इससे क्वेश्चन पूछा जाता है फिलिप्स कर्व से, ठीक है। तो फिलिप्स कर्व क्या होता है? एक ग्राफ होता है विच शोज द रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट इन दोनों के बीच में रिलेशन दिखाता हुआ एक ग्राफ है, एक ग्राफ बनता है जो कि अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बीच में रिलेशनशिप दिखाता है, उसको हम बोलते हैं फिलिप्स कर्व। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि फिलिप्स कर्व किन दो क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन दिखाता है, तो वो दिखाता है इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। बेरोजगारी और महंगाई, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी, इनके बीच में जो रिलेशन दिखाता है वो कौन सा कर्व होता है? फिलिप्स कर्व, ठीक है। अब फिलिप्स कर्व की डेफिनेशन क्या होती है? इट स्टेट्स दैट द रेट ऑफ इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट आर इनवर्सली रिलेटेड, ठीक है। तो यानी कि ये क्या कह रहा है कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट ये आपस में कैसे रिलेटेड है? इनवर्सली रिलेटेड है। इनवर्स रिलेशन का मतलब क्या होता है? इनवर्स रिलेशन का मतलब होता है कि एक चीज जब बढ़ रही है, एक चीज की वैल्यू जब बढ़ रही है तो दूसरे की वैल्यू घटेगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास इन्फ्लेशन की वैल्यू अप जा रही है तो अनएम्प्लॉयमेंट की वैल्यू डाउन जाएगी, और जब अनएम्प्लॉयमेंट की वैल्यू अप जा रही है यानी कि बेरोजगारी अगर मार्केट में बढ़ रही है तो इन्फ्लेशन की वैल्यू डाउन जाएगी, ठीक है। ये किसके द्वारा दिया गया था? विलियम फिलिप्स। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि फिलिप्स कर्व वाज गिवन बाय विलियम फिलिप्स, ठीक है। लेकिन इसकी एक कंडीशन है कि ये बहुत लिमिटेड रेंज के लिए वैलिड है, यानी कि जब महंगाई मार्केट में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो उस टाइम पे ये वैलिड नहीं होगा, क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास एक कंडीशन क्रिएट होती है जिसको हम बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन क्या होता है? जब इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और जो रोजगार की दर है वो उसके साथ कोप अप नहीं कर पाती, तो हमारे पास एक सिचुएशन क्रिएट होती है स्टैगफ्लेशन। और जब महंगाई एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, यानी कि अनकंट्रोल्ड इंक्रीज इन इन्फ्लेशन जब हो जाता है तो स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन हो जाती है, और उस सिचुएशन में फिलिप्स कर्व का जो ये ग्राफ है ये फेल हो जाता है, बिल्कुल फेल हो जाता है, ठीक है। ये ग्राफ आपको दिख रहा है कि जब यहां इस वाई एक्सिस पर हमारे पास है इन्फ्लेशन, एक्स एक्सिस पर हमारे पास है अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो देखिए पहले इन्फ्लेशन 6% था तो हम देख पा रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट 3% था, ठीक है। फिर जब इन्फ्लेशन हमने घटाकर 2% कर दिया तो अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गया 5%, ठीक है। तो अब आप इस कर्व से आप गवर्नमेंट की सिचुएशन सोचिए,
ठीक है, गवर्नमेंट चाहती है कि हमारे देश में बेरोजगारी कम से कम हो, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट कम से कम हो, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ गवर्नमेंट ये भी चाहती है कि भाई महंगाई भी कम हो, क्योंकि महंगाई बढ़ेगी तो लोग सड़कों पे उतर आएंगे, कल प्रोटेस्ट करने लग जाएंगे, ठीक है। तो जब सरकार बेरोजगारी भी घटाना चाहती है और इन्फ्लेशन भी घटाना चाहती है, लेकिन फिलिप्स का क्या बोलता है, फिलिप्स का बोलता है कि दोनों में से आप एक टाइम पे एक ही चीज घटा सकते हो, या तो अनएम्प्लॉयमेंट घटा लो या इन्फ्लेशन घटा लो। तो जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा, यानी कि जब महंगाई बढ़ेगी तो बेरोजगारी घटेगी, ठीक है। तो अगर अनकंट्रोल्ड इन्फ्लेशन हो जाए, यानी इन्फ्लेशन, सरकार इन्फ्लेशन को खुला छोड़ देगी, इन्फ्लेशन को बढ़ने दो, हमें सिर्फ बेरोजगारी घटानी है, तो क्या होगा, स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन आ जाएगी, ठीक है। तो इन सब चीजों को मैनेज करने के लिए ही सरकार हर साल फिस्कल पॉलिसी रिलीज करती है, जो कि बजट होता है, और टाइम टू टाइम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हर महीने में, हर 2 महीने में मॉनेटरी पॉलिसी रिलीज करता है, जो कि इन्फ्लेशन को टारगेट करती है। इन्फ्लेशन को टारगेट क्यों करती है, क्योंकि जब हम इन्फ्लेशन को टारगेट करते हैं तो हम एक स्टेबल रेट ऑफ इन्फ्लेशन चाहते हैं, जो कि होता है 2 से 6% तक। हम चाहते हैं कि इन्फ्लेशन इस रेंज के बीच में रहे, मतलब 4% हम टारगेट करते हैं, हम बोलते हैं प्लस माइनस 4% हमारा टारगेट है, प्लस माइनस 2, यानी कि 2% ऊपर नीचे। हम 4% इन्फ्लेशन को टारगेट करते हैं और प्लस माइनस 2% हम मानते हैं कि भाई इतना तो चलता है, इतना ऊपर नीचे चलता है, ठीक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में इन्फ्लेशन रेट को टारगेट करता है और उससे अनएम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ को मैनेज करता है, ठीक है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अगली क्लास में हम क्या क्या देखेंगे, अगली क्लास में हम देखेंगे कि अगली क्लास में हम क्या क्या देखेंगे, अगली क्लास में हम देखेंगे मेजर्स ऑफ इन्फ्लेशन, यानी कि इन्फ्लेशन को मेजर कैसे करते हैं, और कुछ मिसलेनियस कॉन्सेप्ट्स हैं इन्फ्लेशन से रिलेटेड, वो पढ़ेंगे, जैसे कि स्टैगफ्लेशन जो मैंने आज बताया, वो कल की क्लास में थोड़ा और डिटेल में देखेंगे। और फिर उसके बाद हम देखेंगे हाउ टू मैनेज इन्फ्लेशन, और इस टॉपिक के अंदर ही हम हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इकोनॉमी का, जिसको हम बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, वो पढ़ेंगे। तो अगर आपके पास टाइम हो, आप थोड़ा आगे देख कर आना चाहते हो, तो इन टॉपिक्स को देख कर आइएगा, अगली क्लास में हम ये सब पढ़ेंगे। थैंक यू, आज की क्लास यहीं तक है। थैंक यू वेरी मच, हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।